नमस्कार दोस्तों, रूडेंस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं इस वीडियो में पेट एग्जाम 2023 के लिए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को डिस्कस करने जा रहे हैं। स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में ए.ओ. हुम द्वारा की गई थी। इसका पहला अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को बम्बई स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में आयोजित किया गया था। बहुत ही ज़्यादा ये डेट याद रखना है। और कहाँ पर? गोकुलदास तेजपुर संस्कृत महाविद्यालय में आयोजित हुई थी। इसमें कुल 72 मेंबर्स ने भाग लिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जब स्थापना हो रही थी 1885 में, तब इसमें कितने 72 मेंबर्स ने भाग लिया था। अब देख लेते हैं प्रमुख नारे, कथन, वचन तथा संबंधित महापुरुष। इज लीव्स इफ इंडिया डाइस, जवाहरलाल नेहरू। इंकलाब जिंदाबाद, भगत सिंह। नोट: इंकलाब शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग मोहम्मद इकबाल ने किया था। वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो, दयानंद सरस्वती ने दिया था नारा। स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, मोहम्मद इकबाल। दिल्ली चलो, जय हिंद, सुभाष चंद्र बोस। पूर्ण स्वराज, जवाहरलाल नेहरू ने। विजय विश्वरंगा प्यारा, श्यामलाल गुप्ता ने। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। साइमन कमीशन वापस जाओ, लाला लाजपत राय। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, राम प्रसाद बिस्मिल। सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया। किससे? मुंडक उपनिषद से लिया गया। हे राम, महात्मा गांधी। वंदे मातरम, बंकिम चंद्र चटर्जी। जनगण मन, रविंद्रनाथ टैगोर। आराम हराम है, जवाहरलाल नेहरू। जय जवान जय किसान, लाल बहादुर शास्त्री। जय जवान जय किसान जय विज्ञान, अटल बिहारी वाजपेयी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता व्योम चंद बनर्जी, डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने की थी। इसके पहले महासचिव स्वयं ए.ओ. हुम थे। बहुत ही इम्पोर्टेंट कि राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता व्योम चंद बनर्जी ने की थी, याद रखना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 के समय भारत का वायसराय लॉर्ड डफरिन था। कार्यकाल 1884-1888, याद रखेंगे। लॉर्ड डफरिन ने कांग्रेस का यह कहकर मजाक उड़ाया था कि यह सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था है। सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था है। डफरिन ने कांग्रेस का मजाक उड़ाया था। कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन 1886 में कलकत्ता में हुआ था। पहला अधिवेशन बॉम्बे। इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष होने का गौरव बरुद्दीन तैयब जी को प्राप्त है। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 27 से 30 दिसंबर 1887 को मद्रास में संपन्न हुए तीसरे अधिवेशन के अध्यक्ष पद के लिए चुने गए थे। दूसरा अधिवेशन 1886 में हुआ था और इसकी अध्यक्षता किसने? दादा भाई नौरोजी ने की थी। फर्स्ट ये किसने की थी? व्योमचंद्र बनर्जी ने की थी। और भारतीय मुस्लिम कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष होने का गौरव बदरुद्दीन तैयब को है। मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब है। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 28 से 30 दिसंबर 1887 में मद्रास में संपन्न हुए तीसरे अधिवेशन के अध्यक्ष पद के लिए चुने गए थे। तीसरे अधिवेशन का अध्यक्षता किसने की? तीसरे अधिवेशन की अध्यक्षता बदरुद्दीन तैयब जी ने की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष जॉर्ज यूले था। कांग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त करने के उद्देश्य से जुलाई 1889 में लंदन में विलियम डिग्बी की अध्यक्षता में ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने वर्ष 1916 में लखनऊ में अधिवेशन किया। कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता 1916
ईस्वी में हुआ, जो कांग्रेस लीग योजना तथा लखनऊ पैक्ट के नाम से जाना जाता है। लखनऊ कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिकाचरण मजूमदार ने की थी। कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिकाचरण मजूमदार ने की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूंगा। 1900 ईस्वी में करजन ने कहा था, कांग्रेस अब लड़खड़ा रही है और जल्द ही गिरने वाली है। मेरा सबसे बड़ा मकसद भी यही है कि मेरे भारत प्रवास के दौरान ही इस पार्टी का अंत हो जाए। भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त करने का सुझाव दिया था। लॉर्ड विलिंगटन ने कांग्रेस के 30वें अधिवेशन में भाग लिया था। इस दौरान वह बम्बई का गवर्नर था। यह अधिवेशन बम्बई में वर्ष 1915 में आयोजित किया गया। महात्मा गांधी ने केवल एक बार वर्ष 1924 बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। सरोजिनी नायडू 1879 से 1949 प्रख्यात कवयित्री और राष्ट्रवादी नेत्री थी। वर्ष 1925 में कानपुर में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 40वें वार्षिक अधिवेशन में कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी। वर्ष 1947-1949 सरोजिनी नायडू उत्तर प्रदेश की राज्यपाल भी रहीं। वर्ष 1940-1946 तक अबुल कलाम आज़ाद कांग्रेस अध्यक्ष रहे। जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा मूल रूप से बांग्ला में रचित और संगीतबद्ध जनगण मन के हिंदी संस्करण को संविधान सभा ने भारत के राष्ट्रगान के रूप में 24 जनवरी 1950 को अपनाया था। 24 जनवरी 1950 डेट को याद रखेंगे। जनगण मन प्रथम 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। राष्ट्रीय गान का सर्वप्रथम प्रकाशन वर्ष 1912 में तत्वबोधिनी पत्रिका में भारत विधाता नामक शीर्षक में हुआ था। राष्ट्रीय गान का अंग्रेजी अनुवाद 1919 में मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया नाम से प्रकाशित किया गया। इसे लगभग 52 सेकंड में गाया जाता है। भारतीय राष्ट्रीय गान को 52 सेकंड में गाया जाता है। बाल गंगाधर तिलक ने अंतिम रूप से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन 1919 में भाग लिया था। वर्ष 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस नरमपंथी और गर्मपंथी दो अलग अलग गुटों में विभक्त हो गई। कांग्रेस के नरम दल के प्रमुख नेता थे गोपाल कृष्ण गोखले और फिरोजशाह मेहता एवं दादाभाई नौरोजी। कांग्रेस के जो नरम दल के नेता थे गोपाल कृष्ण गोखले और फिरोजशाह मेहता एवं दादाभाई नौरोजी। उग्रवादी विचारधारा के चार प्रमुख नेता थे बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष। तिलक ने कहा था, हमारा उद्देश्य आत्मनिर्भरता है, भिक्षावृत्ति नहीं। तिलक ने कहा था, बाल गंगाधर तिलक ने। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक तथा बिपिन चंद्र पाल को लाल बाल पाल के नाम से भी जाना जाता है। लाला लाजपत राय ने इटली के क्रांतिकारी राष्ट्रपिता मैजनी के जीवन वृत्त को पढ़ने के बाद उन्हें अपना राजनीतिक गुरु माना। वल्लभ भाई पटेल को भारतीय बिस्मार्क के रूप में जाना जाता है। सर वैलेंटाइन स्रोल ने तिलक को कहा भारत में अशांति का जन्मदाता कहा था। तिलक ने महाराष्ट्र में शिवाजी महोत्सव तथा गणपति पर्व आरंभ किए ताकि जनता में राष्ट्र सेवा की भावना जागे। बाल गंगाधर तिलक ने 1 अगस्त 1920 को हुई मृत्यु के बाद उनकी अर्थी को महात्मा गांधी के साथ मौलाना शौकत अली तथा डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू ने उठाया था।